जंगल का एक नियम है, मारो या मरो, और उसी नियम से शुरू होता है एक प्रेम का समाज के खिलाफ एक क्रूर युद्ध, जहाँ प्यार की कीमत खून से चुकानी पड़ती है और सम्मान के बदले विश्वासघात मिलता है। यह कहानी प्रेम, प्रतिशोध और समाज की गंदी मानसिकता का मुखौटा खींचकर उतार देती है। मैं हाल ही में रिलीज हुई हिंदी फिल्म की कहानी के बारे में बात कर रहा था, जिसका नाम है धारकटू। इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी कहना गलत होगा। इसमें समाज के कुछ बुरे पहलुओं को उजागर किया गया है जो आज भी समाज में मौजूद है। फिल्म की कहानी मुझे सैरा फिल्म से भी ज्यादा पसंद आई। तो चलिए आज के रहस्य की गहराई में उतरते हैं। फिल्म की शुरुआत एक प्रेमी जोड़े से होती है, जिसमें लड़की अपने बॉयफ्रेंड के घर आती है। कुछ देर बाद वह अपने बॉयफ्रेंड के घर से निकलने लगती है। तभी वहाँ एक कुरियर डिलीवरी मैन आता है। यह देखकर लड़का हैरान हो जाता है कि यह पार्सल किसने ऑर्डर किया है। उसे लगता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड ने ही इसे ऑर्डर किया होगा। इसके बाद लड़का पेमेंट कर देता है और वह चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह जाता नहीं बल्कि छिप जाता है। कुछ देर बाद जब लड़का कपड़े सुखाने बालकनी में जाता है तो वह कुरियर बॉय अचानक उसे पीछे से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इससे लड़के की मौत हो जाती है और यही हमें पता चलता है कि लड़के की हत्या जातिवाद के कारण हुई थी। दृश्य कट जाता है और हम नीलेश नाम के एक लड़के को बाइक पर अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं। उसका एक दोस्त उस लड़के की मौत की खबर सुन रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि शराब के नशे में वह लड़का नीचे गिरकर मर गया। दरअसल नीलेश और उसके दोस्त शादी समारोह में ढोल बजाते हैं। आज भी वे ऐसे ही एक हल्दी समारोह में ढोल बजा रहे थे। तभी उसकी नजर विधि नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो वहाँ डांस कर रही थी। दोनों की आंखें मिलती हैं और तभी विधि नीलेश के पास आकर उसका फोन नंबर मांगती है। दरअसल कुछ दिनों बाद विधि की बहन की शादी है। नीलेश के बैंड ने बहुत अच्छा ढोल बजाया था, इसलिए उसने उसे बुक करने के लिए नंबर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि आज नीलेश का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में एडमिशन के लिए इंटरव्यू था। उसकी माँ उससे कहती है कि वह इंटरव्यू अच्छी तरह से दे। प्रिंसिपल नीले के बायोडाटा को देखकर कहते हैं कि नीले का पिता एक ऑटो चालक है। फिर वह ताना मारते हुए कहते हैं, पिता ऑटो चालक है और तुम क्या करोगे? 2 दिन बाद पढ़ाई छोड़कर इन रैलियों में नेता बनोगे, है ना? नीलेश जवाब देता है, नहीं सर, नेता बनने के लिए मुझे मारपीट करनी पड़ेगी जो मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वकील बनने के लिए मुझे पढ़ना होगा जो मैं करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल प्रभावित हो जाते हैं और नीलेश का कोटा में सिलेक्शन हो जाता है। इससे नील और उसका परिवार बहुत खुश होते हैं, लेकिन नील के पिता कहते हैं इतनी पढ़ाई करके भी वह क्या करेगा, क्योंकि उनकी हालत पहले जैसी ही रहेगी। लेकिन नील का मानना है कि अगर वह पढ़ता है तो वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पाएगा। अगले दिन कॉलेज में नील की मुलाकात फिर से विधि से होती है। दरअसल विधि भी नील की क्लासमेट है और आज क्लास का पहला दिन है। जब टीचर सबका परिचय पूछते हैं तो सभी बारी बारी से अपना नाम बताते हैं। जब नील की बारी आती है तो वह अपने सरनेम में सिर्फ बी कहता है। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। दरअसल नील निचली जाति का था और इसी वजह से वह सबके सामने अपना सरनेम बताने में शर्मा रहा था। नील की बगल वाली सीट पर जो लड़का बैठा था उसके पिता ने यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा डोनेशन दिया था और इस वजह से उसका एडमिशन हो गया था, लेकिन वह दूसरों की तरह जाति पात के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, इसलिए उसकी नील के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब क्लास खत्म होने के बाद कुछ लड़के नील की रैगिंग करने आते हैं तो शेखर नाम का एक लड़का आकर उसे बचाता है। हमें पता चलता है कि शेखर और नील एक ही जाति के हैं और शेखर राजनीति में सक्रिय है। वह कभी नहीं चाहता कि जाति के आधार पर किसी छात्र के साथ अन्याय हो। जब कोई कहता है कि शेखर स्पेशल कोटा में आया है तो शेखर कहता है जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा उस दिन यह स्पेशल कोटा भी खत्म हो जाएगा। इस तरह दोनों गुटों के बीच हमेशा तनाव बना रहता था। शेखर चाहता था कि नील भी उसके दल में शामिल हो जाए, लेकिन नील कहता है कि वह सिर्फ पढ़ाई के लिए यहाँ आया है, इन सब में वह नहीं पढ़ेगा। लेकिन कॉलेज में एडमिशन के बाद भी उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपने प्रोफेसर
से अनुरोध किया कि उसे हिंदी में पढ़ाया जाए। प्रोफेसर मान जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर क्लास में एक सवाल पूछते हैं। एक गुफा में 5 लोग फंस गए थे। रेस्क्यू टीम उन्हें 10 दिन से पहले नहीं निकाल पाएगी। खाना भी नहीं था। तभी एक आदमी ने सुझाव दिया कि अगर वे उनमें से किसी एक को खा लेते हैं तो बाकी सभी बच जाएंगे। तब लॉटरी निकाली गई और सुझाव देने वाले का ही नाम निकला और बाकी 4 लोगों ने उसे खा लिया। बाद में जब उन्हें बचाया गया तो उन 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। प्रोफेसर पूछते हैं, तुम बताओ उन्होंने सही किया या नहीं? सभी इस सवाल पर दुविधा में पड़ जाते हैं। नील यह कहानी घर जाकर अपनी माँ और दोस्तों के साथ शेयर करता है। उसकी माँ कहती है, अगर वे उस आदमी को नहीं मारते तो वे सब मर जाते। जंगल का नियम है, मारो या मरो। यह सुनकर नील सोच में पड़ जाता है। इधर विधि और नीलेश में दोस्ती हो जाती है। क्लास के दौरान वे बातें भी करते हैं, बाहर घूमने भी जाते हैं। वे धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन एक प्रोफेसर अंग्रेजी में क्लास ले रहे थे, इसलिए नील को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह देखता है कि उसके बगल में बैठा दोस्त भी कुछ न समझकर कॉपी में सिर्फ अंडे बना रहा था। दोस्त कहता है, तू भी यही कर। जब प्रोफेसर आकर देखते हैं तो नील ने कॉपी में सिर्फ अंडे बनाए हुए थे। तब वह नील को बहुत बेइज्जत करते हैं कि उसे कोटे में मुफ्त में मौका मिला है, वह यह सब करने के लिए यहाँ आया है। नील तब बाकी लोगों की कॉपी भी दिखाने जाता है, लेकिन प्रोफेसर गुस्सा होकर उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे बाहर निकाल देते हैं। क्लास के बाद विधि नील से मिलती है और उसे दिलासा देती है। तब नील बताता है कि उसके गांव के पास एक झील थी जहां से वे पानी पीते थे। यह ऊंची जाति के लोगों को पसंद नहीं आया। बदला लेने के लिए उन्होंने नील के कुत्ते को ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया, जिससे कुत्ते की मौत हो गई। यहाँ तक कि पुलिस को पैसे देकर उन सभी को पकड़कर थाने ले जाने लगे। जब उसकी माँ ने उन्हें रोका तो उस पुलिस वाले ने सबके सामने उसकी माँ को भी थप्पड़ मार दिया। बाद में उसकी माँ ने बहुत मुश्किल से एक वकील के जरिए उन्हें थाने से छुड़ाया। उस दिन उसकी माँ ने उससे कहा, जो भी हो अपने हक के लिए लड़ना होगा और इसके लिए तुझे वकील बनना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विधि की बहन की शादी तय हो गई है और घर में सब खुश हैं। हमें पता चलता है कि विधि के पिता भी एक वकील हैं और विधि को सवाल करना बहुत पसंद है, इसलिए उसने भी वकील बनने का फैसला किया। विधि का एक चचेरा भाई रोनी उसी की क्लास में पढ़ता है। जब विधि अपनी बहन की शादी में दोस्तों को बुलाती है तो वह नील को भी आमंत्रित करती है। यह देखकर रोनी बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि रोनी नहीं चाहता कि विधि और नील एक साथ समय बिताएं। वह नील की जाति पर भी आपत्ति जताता है। तब विधि रोनी को बहुत कुछ सुना देती है। अगले दिन कॉलेज जाकर वह खुद नील को अपनी बहन की शादी में बुलाती है और नील भी फैसला करता है कि वह जरूर शादी में जाएगा। इनविटेशन कार्ड देखकर नील को पता चलता है कि विधि की माँ की मौत हो गई थी। तब विधि बताती है कि उसकी माँ की मौत कैंसर से हुई थी जब वह 8वीं कक्षा में थी। माँ की बात करते करते वह बहुत भावुक हो जाती है। तब वे दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। इसके बाद नील घर लौटकर तैयारी करने लगता है, क्योंकि वह विधि की बहन की शादी को लेकर बहुत उत्साहित था। शादी में जाकर वह अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती करता है और विधि भी बहुत खुश थी। तब नील अपने दोस्त से कहता है कि चलो डिनर कर लेते हैं, लेकिन उसके दोस्त को भूख नहीं थी, इसलिए नील अकेला डिनर करने चला जाता है। ठीक उसी समय विधि के पिता वहां आते हैं और नील से कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह कहकर वह उसे एक तरफ ले जाते हैं। फिर कहते हैं कि वे जानते हैं कि नील और विधि बहुत अच्छे दोस्त हैं और यह भी उन्हें पता चला है कि नील विधि को पसंद करता है, लेकिन सिर्फ पसंद करने से सब कुछ मुमकिन नहीं है। तभी अचानक रोनी और उसके दोस्त वहां आकर नील को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ उसी जगह पर डांस करने की, यहाँ तक कि रोनी उसके ऊपर पेशाब भी कर देता है और नील को बेइज्जत करके वहाँ से चला जाता है। साथ ही वे धमकी देते हैं कि नील विधि से दूर रहे। इस घटना से नील पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट जाता है। वह विधि का कोई फोन नहीं उठाता। अगले दिन कॉलेज जाकर विधि देखती है कि नील नहीं आया है। वह बार बार फोन करती है लेकिन नील नहीं उठाता। आखिरकार वह नील के घर चली जाती है और जानना चाहती है कि वह उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा, क्यों अचानक वह शादी समारोह से चला गया। लेकिन नील के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस कहता है, तुम मुझसे दूर रहो। यह सुनकर विधि हैरान हो जाती है और पूछती है, तो क्या हमारे बीच कुछ भी नहीं था? तब नील कहता है, विधि तुम असली सच्चाई नहीं जानती। वह विधि
विधि को अपना घर और आसपास का माहौल दिखाना शुरू करता है। कौन कहाँ काम करता है, कौन झाड़ू लगाता है, कौन दूसरों के घर में काम करता है, वह सब कुछ बताता है। उसका और विधि का संसार बिल्कुल अलग है, इसलिए वह विधि से अनुरोध करता है कि वह उससे दूर रहे। लेकिन विधि कहती है यह सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, वह बस जानती है कि वह नील को पसंद करती है। फिर भी नील कोई बात नहीं सुनता और उसे चले जाने के लिए कहता है। इससे विधि को बहुत दुख होता है। इसके बाद नील फिर से कॉलेज जाना शुरू कर देता है, लेकिन विधि से कोई बात नहीं करता। विधि भी बहुत टूट जाती है। एक दिन वे क्लास में एक केस स्टडी का रिहर्सल कर रहे थे, जहाँ रोनी जज बना था। तब विधि और नील के बीच बहस शुरू हो जाती है और रोनी इसमें गुस्सा होकर नील को अपमानित करने लगता है। इस पर नील भड़क जाता है और रोनी को मार देता है। इस घटना की वजह से प्रिंसिपल नील से कहते हैं कि वह अपने पिता को कॉलेज लेकर आए, नहीं तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह सुनकर नील घबरा जाता है, क्योंकि वह अपने पिता को कॉलेज नहीं लाना चाहता। जब उसके दोस्त को यह पता चलता है तो वह कहता है चिंता मत कर, सब कुछ वह संभाल लेगा। नील का दोस्त उसे एक आदमी के पास ले जाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह नील का नकली पिता बनकर प्रिंसिपल के सामने आए। वह आदमी भी मान जाता है और नील उसे प्रिंसिपल से मिलवाता है। प्रिंसिपल तब नील के बारे में शिकायत करते हैं तो वह आदमी नील को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। यह देखकर प्रिंसिपल भी हैरान हो जाते हैं। प्रिंसिपल क्या करे कुछ समझ नहीं पाते और निलंबन रद्द कर देते हैं और नील बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन कॉलेज जाकर नील उसी बेंच पर बैठ जाता है जहां आम तौर पर रोनी बैठता था। रोनी के दोस्त उसे हटने के लिए कहते हैं, लेकिन नील कहता है कि वह पहले आया है इसलिए वह यहीं बैठेगा। रोनी के दोस्त उसे खींचकर उठाना चाहते हैं, लेकिन वह किसी तरह नहीं उठता। तब रोनी आकर देखता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। वह झगड़ा करना शुरू कर देता है और कहता है शादी में जितनी मार खाई थी वह भी क्या कम थी। यह बात बगल में बैठी विधि सुन लेती है और समझ जाती है कि शादी के दिन जरूर कुछ हुआ था। तब वह रोनी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और नील को करती है कि असल में उस दिन क्या हुआ था, लेकिन नील कुछ नहीं कहता। बाद में वह घर लौटकर रोनी के साथ बहुत झगड़ा करती है और जानना चाहती है कि उसने असल में नील के साथ क्या किया था, लेकिन रोनी कोई जवाब नहीं देता। इससे रोनी पर विधि का गुस्सा और बढ़ जाता। रात में जब नील कहीं जा रहा था तो कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं और मौका पाकर उसे मारने लगते हैं। ठीक उसी समय वहाँ शंकर नाम का एक व्यक्ति पैदल जा रहा था। दरअसल शंकर वही व्यक्ति है जिसने फिल्म की शुरुआत में एक लड़के की हत्या की थी। इस बार शंकर ही उन लड़कों से नील को बचाता है और उसे एक चाय की दुकान पर ले जाता है। नील जब शंकर को चाय देने जाता है तो शंकर नील की बातों से जान जाता है कि नील किस जाति का है। यह जानने के बाद वह चाय नहीं पीता और उसे वहीं रखकर चला जाता है। अगले दिन नील फिर से कॉलेज में सबसे पहले आकर रोनी की बेंच पर बैठ जाता है। यह देखकर रोनी बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन तब प्रोफेसर वहाँ थे और क्लास चल रही थी, इसलिए वह कुछ नहीं कह पाता। ब्रेक के बाद जब नील कॉलेज में था तो अचानक उस पर कीचड़ फेंका जाता है। इससे नील बहुत गुस्सा हो जाता है। यह दृश्य देखकर विधि भी रोनी पर गुस्सा हो जाती है। तब रोनी विधि को अपमानित करने लगता है, यहाँ तक कि मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन ठीक उसी समय नील वहाँ आता है और रोनी को रोक देता है। इसके बाद नील वह कीचड़ रोनी के मुंह पर लगा देता है। इस घटना के बाद प्रिंसिपल फिर से नील से कहते हैं कि वह अपने पिता को लेकर आए। तब नील का दोस्त फिर से उसके लिए एक नकली पिता खोजने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार नील कहता है कि वह अब नकली पिता को नहीं लाएगा, वह अपने असली पिता को कॉलेज लेकर आएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि नील के पिता लड़कियों के कपड़े पहनकर स्टेज पर नाचते थे। इसी वजह से नील अपने पिता को कॉलेज लाने में शर्म महसूस करता था, लेकिन इस बार वह हिम्मत करके अपने पिता को कॉलेज लेकर आता है। तब प्रिंसिपल समझ जाते हैं कि पिछली बार जो व्यक्ति आया था वह दरअसल नील का नकली पिता था। प्रिंसिपल नील से पूछते हैं कि वह अपने पिता को शर्म का विषय क्यों मानता है। नील जवाब देता है कि वह अपने पिता को नहीं बल्कि उनके पेशे को शर्म मानता है। तब प्रिंसिपल कहते हैं जब वह नील की उम्र के थे तब उनके साथ भी इसी तरह का भेदभाव हुआ था, तब भी सब
सब उन्हें नीचा दिखाते थे। आज वह जिस मुकाम पर हैं, वहाँ कई लोग उनके सामने झुककर कॉलेज में एडमिशन लेने आते हैं। इसलिए नील को मजबूत होना होगा। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है जहाँ उसके सामने दो विकल्प हों, लड़ना या मरना, तो वह हमेशा लड़ने को चुने। इधर हम देखते हैं कि नील के पिता को रोनी और उसके कुछ दोस्त मिलकर बहुत अपमानित करते हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़े तक उतार देते हैं। इसके बाद जब नील आता है तो वे डरकर भाग जाते हैं। इधर रोनी घर लौटकर गुस्सा होकर हंगामा करने लगता है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। वह अपने चाचा से कहता है, आप विधि को समझाएं, नहीं तो उसकी वजह से हमारी इज्जत चली जाएगी। विधि यह सुनकर हैरान हो जाती है। वह सवाल उठाती है, इज्जत क्या है? यह कैसी दिखती है? क्या यह सिर्फ लड़कियां ही संभालती हैं? वह कहती है, अगर मैं कुछ करती हूँ तो परिवार की इज्जत चली जाएगी, लेकिन रोनी ने जो किया उससे कुछ नहीं हुआ। विधि कहती है, क्या इज्जत सिर्फ लड़कियों की ही जाती है? लड़कों को जो मन करे वह करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बातें सुनकर विधि के पिता तक चुप हो जाते हैं। अगले दिन कॉलेज जाकर नील को पता चलता है कि शेखर ने आत्महत्या कर ली है। दरअसल शेखर अपने अधिकारों के लिए विरोध कर रहा था, जो कॉलेज के नियमों के खिलाफ था, इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया गया। अपमान सहन न कर पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन नील को विश्वास है कि शेखर खुद नहीं मरा, किसी ने उसे मार डाला है। इसमें उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद नील घर लौटते समय देखता है कि शंकर का एक्सीडेंट हो गया है। तब वह शंकर को बचाता है। शंकर कहता है कि उसे थोड़ा आगे छोड़ दे। नील मान जाता है और उसे ले जाने लगता है, लेकिन शंकर नील को एक सुनसान जगह पर ले जाकर अचानक उस पर हमला कर देता है। इससे नील बेहोश हो जाता है। फिर शंकर उसे रेल की पटरी पर बांधकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। नील को अचानक होश आता है तो उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि ट्रेन आने वाली है। तभी वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। बहुत मुश्किल से वह रस्सी से खुद को मुक्त करके नीचे गिर जाता है और ट्रेन उसके बगल से गुजर जाती है। अब जब शंकर देखता है कि नील अभी भी जिंदा है तो वह नील पर हमला करता है। वह नील को बहुत बेरहमी से मारने लगता है। ठीक उसी समय नील को अपनी माँ की बात याद आती है, जंगल का नियम है मारो या मरो। यह बात याद आते ही नील फिर से लड़ना शुरू कर देता है और शंकर को बहुत बुरी तरह से पीटता है। वह शंकर से पूछता है, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? लेकिन शंकर के कुछ कहने से पहले ही उसकी जेब से नील की तस्वीर गिर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि शंकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। जब भी कोई इंटरकास्ट रिलेशनशिप की बात करता था तो शंकर उस लड़के को मुफ्त में मार देता था, क्योंकि उसके अनुसार वह समाज को साफ कर रहा था। ठीक तभी नील देखता है कि रोनी छिपकर उन्हें देख रहा था और तभी उसे यह समझने में देर नहीं लगती कि रोनी ने नील को मारने के लिए शंकर को हायर किया था। नील तभी रोनी का पीछा करता है। रोनी इतना डर जाता है कि वह सीधा अपने घर चला जाता है, लेकिन नील उसका पीछा करता है और मौका पाकर उसे मारने लगता है। रोनी घर लौटकर चिल्लाने लगता है और सबको बुलाता है। तब नील रोनी को बहुत मारता है। एक समय तो ऐसा आता है जब वह रोनी को पूरी तरह से खत्म करने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक जाता है। ठीक उसी समय वहाँ विधि और उसके परिवार के लोग पहुँच जाते हैं। तब नील विधि को कहता है, तुम तो जानना चाहती थी कि शादी के दिन क्या हुआ था, तो अपने पिता से ही पूछो। यह सुनकर विधि स्तंभित हो जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पिता इन सब में शामिल था। उसके पिता हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे कि उनकी सोच कितनी मॉडर्न है, लेकिन काम को लेकर ऐसी नीची सोच हो सकती है, यह वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। नील सबके सामने विधि के पिता से कहता है, आप सोचते हैं कि हम नीच हैं, लेकिन असल में हम नहीं, बल्कि आपकी सोच नीच है। वह सवाल करता है, इंसान को इंसान की तरह देखना इतना मुश्किल क्यों है? इस सवाल का विधि के पिता के पास कोई जवाब नहीं था। तब रोनी का पिता बंदूक लेकर नील को मारने जाता है, लेकिन विधि का पिता उसे रोक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शंकर खुद को खत्म कर देता है, क्योंकि शायद वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वह नील को मारने में असफल रहा। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि नील और विधि फिर से कॉलेज आ गए हैं और कहीं न कहीं विधि के परिवार के रवैये में भी बदलाव आया है, क्योंकि रोनी और नील में दोस्ती होने लगी है। यह देखकर विधि भी बहुत खुश है, क्योंकि आखिरकार उसके परिवार ने जातिवाद को छोड़कर प्यार को अपना लिया है। और इस तरह धारा 2 फिल्म की कहानी खत्म होती है।